नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जहां रोज लाते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपकी पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, तो आप योर मनी में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो #AskAwaz लिखकर आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आप कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। तो ये तरीका है शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी बनी हुई हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले SWP और IDCW, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। SWP थोड़ा सा कॉमन टर्म है जहां पर हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की बात करते हैं, लेकिन IDCW एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे व्यूअर्स शायद जानते भी ना हो। दोनों के मायने क्या हैं, दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, हर पर्सपेक्टिव से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं प्रबलीन से। प्रबलीन, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, IDCW और SWP क्या अंतर है और दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? जी, नमस्कार दीपाली। मेरे ख्याल से जो कॉमन टर्म इन्वेस्टर्स ने सुनी होती है वो है डिविडेंड ऑप्शन। और एक टाइम था जब हम म्यूचुअल फंड्स में भी डिविडेंड ऑप्शन बोलते थे कि आपको डिविडेंड मिलेगा इस स्कीम से, और काफी लोग ऐसी स्कीम्स को चुनना चाहते थे जहां पे डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल है। एंड जब हम डिविडेंड बोलते हैं दीपाली, इन एक अगर हम इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, स्पेशली अगर हम पहले स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आपके पास जितनी शेयर होल्डिंग्स हैं, उसका जो शेयर प्राइस है, उसका आपकी जो आपका डिविडेंड जो आप पे डिक्लेयर हो रहा है, आपके शेयर प्राइस का उस डिविडेंड पे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, को रिलेशन नहीं है। ओनली जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ऑफ कोर्स उसका फर्क पड़ता है। सो आपका जो डिविडेंड शेयर्स में आ रहा है, वो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो सरप्लस है कंपनी के पास, वो आपको मिलता है। बट जब हम डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तब क्या होता था कि जो भी आपने अगर डिविडेंड ऑप्शन स्कीम्स में चुना है, तो आप मान लीजिए आपकी कोई कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बिकॉज पहले हम डिविडेंड वर्ड ही यूज करते थे। तो अगर आपके पास मान लीजिए 1000 या 10,000 यूनिट्स हैं किसी स्कीम की, और ₹1 पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो आपको वो ₹10,000 मिल जाएंगे। बट पैरेलली अगर आपकी स्कीम का NAV ₹20 था, तो वो उस ₹1 से गिर जाता था और वो ₹19 हो जाता था। ये चीज जब सेबी ने देखी, तो 2021 अप्रैल में उन्होंने बोला कि इस नॉमेनक्लेचर को हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है, कोई एडिशनल इनकम नहीं है जो किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मिल रही है। वो पार्ट ऑफ आर कैपिटल एप्रिसिएशन ही है, क्योंकि हमारा NAV भी उतने ही अमाउंट से गिर गया है जितना पर यूनिट डिविडेंड हमें दिया जा रहा है। एंड तब ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है IDCW, जिसका फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, जो एक्चुअली सही टर्म है, बिकॉज यहाँ पे हमें एडिशनल डिविडेंड की जगह हमारी ही कैपिटल एप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेटर टर्म। एंड IDCW अगर कोई इन्वेस्टर्स चूज करते हैं अपनी स्कीम्स में, तो जब फंड हाउस को लगता है कि उनकी स्कीम्स में डिसेंट कैपिटल एप्रिसिएशन है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, साल में 1 बार 4 बार, जैसे भी वो डिसाइड करते हैं, वो आपको कुछ पे आउट देंगे, जिससे आपका NAV गिरेगा और वो आपका IDCW कहलाएगा। सो एक फॉर्म ऑफ आप ही का कैपिटल एप्रिसिएशन आपके पास आ रहा है, बट नाउ इसको हम डिविडेंड नहीं बोलते हैं। सो ये हो गया दीपाली IDCW, जिसका पहला अर्लियर जो फॉर्म होता था वो एक तरीके से डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड्स होता था। एंड अगर हम SWP की बात करें, सो SWP हो गया ऑपोजिट ऑफ एन SIP। SIP हम लगातार स्कीम्स में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, और जब मान लीजिए बाय 50-60 हमें लगता है कि हमें पैसा निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जाएंगे, सारी अपनी स्कीम्स बेचेंगे, FD में डालेंगे और आपको इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करने लगेंगे। वो अब हम तरीका यूज नहीं करते। द प्रेफर्ड मोड इज SWP। उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है कि वो कोई प्री डिसाइडेड अमाउंट चुन सकते हैं। मान लीजिए उनको 50,000 महीने की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी उन्होंने कॉर्पस अपने लिए क्रिएट किया होगा, वहां से वो SWP सेटअप करेंगे कि हमें ₹50,000 महीना चाहिए, और वो स्कीम उतने ही यूनिट्स को बेचेगी डिपेंडिंग ऑन द NAV, कि आपको वो 50,000 मिल जाए। तो वो आप ही की जो जमा रकम है वो वापस आ रही है, और इसका आधा हिस्सा जो है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, बाकी आपका असल होगा।
तो ये कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल एप्रिसिएशन और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका। सो ये हो गया हमारा SWP सिंपल तरीके से। ओके अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे प्रबलीन, अगर हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या डिफरेंस है दोनों में, और अगर हम फिक्स्ड इनकम स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कॉर्पस को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरीके से होना चाहिए? जी जैसे कि दीपाली, हम लोगों ने अभी जैसे बात की है कि शेयर्स में तो क्या होता है कि डिविडेंड आपके पास ओवर एंड अबव आता है, तो इट्स लाइक एन एडिशनल पैसिव इनकम। बट क्योंकि यहाँ पे हमारी म्यूचुअल फंड की ही एप्रिसिएशन हमें IDCW से मिल रही है, तो मुझे लगता है IDCW ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ज्यादातर निवेशकों के लिए, क्योंकि बीच में इरेगुलर इंटरवल्स पे अगर उनको कोई छोटा सा अमाउंट आ भी गया तो उससे उनकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि वो अपने घर का खर्च चला सकते हैं या कोई गोल उससे पूरा कर पाएंगे। प्लस जो ये IDCW है, इसका जो अमाउंट है ये क्योंकि हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी में नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि साल भर में आपके पास कुछ भी इधर से ना मिले आपको। और इसको हमें अब जो है ये टैक्स होता है आपके स्लैब रेट पे, तो इसको जो फॉर्मेटिंग है फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके पास एज अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर ही टैक्स हो रहा है उनके स्लैब रेट पे, यानी कि उनको कोई टैक्सेशन में भी बेनिफिट नहीं है। बट आई थिंक SWP एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी कॉर्पस से एक रेगुलर इनकम, जैसे आपने बोला एक फिक्स्ड इनकम के अगर हम कंपैरिजन में देखना चाहें तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीका है, स्पेशली फॉर योर रिटायरमेंट, कि आप कैसे एक प्रिडिक्टेबल इनकम रखते हुए अपने लिए पैसा निकालते रह सकते हैं। इसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। एंड दिवाली, यहाँ पे जो हमारा टैक्सेशन है ये भी बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अनलाइक मान लीजिए आपने 1 करोड़ अगर आपने आज FD में डाला, तो आपने अगर 7% पे उस पर 7 लाख कमाया है और आपकी बाकी कोई दूसरी इनकम्स भी हैं और आप हायर स्लैब में चले गए, तो वो जो भी आपका स्लैब रेट होगा उस पर टैक्सेबल होगा। बट SWP में अगर आप बड़ी रकम भी निकालना चाहेंगे, क्योंकि उसमें आपका असल का भी एक परसेंटेज होगा और बाकी आपकी एप्रिसिएशन होगी, तो वहां पे हम जो सिर्फ एप्रिसिएशन अमाउंट है वहां टैक्सेशन देंगे, जो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्कीम से SWP किया है। सो हमारी ज्यादातर सलाह होती है कि आप एक हाइब्रिड फंड में SWP करिए ताकि आपको इक्विटी टैक्सेशन मिले। फिर वहां पे हमारा 1 साल बाद वही 12.5% का रूल लगेगा बियॉन्ड प्रॉफिट्स ऑफ 1.25 lakhs। एंड अगर आपने किसी डेट फंड से SWP किया है देन ऑफ कोर्स टैक्सेबल स्लैब रेट पे टैक्सेशन होगी आपकी। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई इस टॉपिक पर। अब फटाफट से क्वेरीज को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर हमारे साथ तो उपेंद्र कुमार मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। उपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए अपना क्वेश्चन। जी मैम, मैंने अपना पोलियो भेजा था, चेक कराना था कि क्या इसमें जो स्कीम है वो सही है और टारगेट मेरा जो मैंने रखा है वो समय से हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा फंड मतलब 10,000 की अलग SIP करना चाहते हैं, क्या इन्हीं फंड में डिस्ट्रीब्यूट करें या कोई दूसरा फंड लेना है? ओके तो पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ प्रबलीन को। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है 10,000 है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में 10,000 है, कोटक मल्टी कैप में 10,000, यानी 40,000 की SIP है। 40 फंड्स ही इन्होंने लिए हुए हैं। 34 ईयर्स इनकी एज है और एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 11 लाख है। और जैसे इन्होंने कहा 15% स्टेप अप भी करेंगे और 26 साल का जो इनका टारगेट है, उपेंद्र जी 100 करोड़ का लक्ष्य है आपका? जी मैम। ओके, और एडिशनल SIP 10,000 की और कर सकते हैं, राइट? जी जी मैम। इसके अलावा NPS में भी मंथली 10,000 कर रहे हैं, यहाँ भी 11 लाख का कॉर्पस है और यहाँ भी 10% स्टेप अप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है प्रबलीन की 50,000 की इनकी सिप चल रही है NPS में और म्यूचुअल फंड्स में 10,000 और ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू अब 60,000 हो जाएगी सिप अमाउंट की। लेकिन इनका टारगेट ओवर अग्रेसिव है, 100 करोड़ इन 26 ईयर्स। मैं भी जानना चाहती हूँ कि 100 करोड़ कमाने के लिए 26 सालों में कितने की SIP लगेगी, कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, इनके फंड चॉइसेस कैसे हैं, प्लीज बताइए। एब्सोल्युटली, पहले तो इतना अच्छा लग रहा है दीपाली देख के कि उपेंद्र जी हैज सो मच कॉन्फिडेंस जो पूरे म्यूचुअल फंड्स पे दैट इस तरीके का कॉर्पस खड़ा किया जा सकता है। सो दैट्स रियली वंडरफुल। और उनने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि 10,000 से पहले अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को उठाएं, सो बिकॉज ये 10,000 से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इनकी SIP जस्ट विद इन म्यूचुअल फंड्स 50,000 हो जाएगी। अगर हम आज की आपकी SIP को लेके चले
12% के हम रियलिस्टिक रिटर्न्स मान के चलें और 26 साल का समय लें, तो आप करीबन 40 करोड़ जमा कर लेंगे इस एसआईपी द्वारा एट 12% रिटर्न्स। और प्लस आपका थोड़ा सा लमसम है, तो उसको भी जब हम जोड़ेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 42 करोड़ जमा हो जाएंगे नेक्स्ट 26 ईयर्स में, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपने आप में रकम है। जहां तक एनपीएस का सवाल है, एनपीएस में 10,000 जा रहे हैं और हम 10% का इजाफा कर रहे हैं, पर एनपीएस में ऑटोमेटिकली एक एज के बाद आपका इक्विटी कंपोनेंट कम हो जाता है, वो गिराते चलते हैं। तो अगर हम थोड़े कम रिटर्न्स लेके चलें, 9 to 10% के कैलकुलेशंस पे चलें, तो आप 3.5-4 करोड़ तक वहां बना पाएंगे। तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा साइजेबल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा आपके ओवरऑल जो टारगेट में। अब आते हैं कि आप 100 करोड़ कैसे बना सकते हैं। तो उपेंद्र जी, इसको करने के 2 तरीके हैं, मतलब जो सिंपल एक कैलकुलेशंस मैं आपको दूं कि आज आपकी अगर एसआईपी 70,000 हो और उसका आप 20% स्टेप अप करें, तो ये अचीव हो सकता है नेक्स्ट 26 ईयर्स में। बट ये सुनने में अभी हल्का लग रहा है, बिकॉज 70,000 पे 20% स्टेप अप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी आपको सही लगेगा, पर जब तक आप 70,000 से शुरू करेंगे और 10th ईयर में पहुंचेंगे, तब तक आपकी मंथली एसआईपी की रकम वो 20% स्टेप अप करते करते करीबन 3,60,000 के करीब हो जाएगी। तो स्टेप अप सुनने में इजी लगता है, बट जब वो एड ऑन होता चला जाता है तब थोड़ा डिफिकल्ट है। बट 70,000 में 20% विल मेक इट पॉसिबल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम 15% का स्टेप अप करें, तो हमें 1,25,000 की एसआईपी की जरूरत है। तो दोनों कॉम्बिनेशंस थोड़े से डॉन्टिंग हैं, डिफिकल्ट हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप अपने करंट एसआईपीज पे भी डटे रहें और इनमें आप इसको इंक्रीज करें और ग्रेजुअली स्टेप अप करें, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बेहतरीन साइजेबल कॉर्पस अपने लिए आगे चल के बना लेंगे। मेरी राय ये होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ना शामिल करिए, बिकॉज 26 इयर्स का सफर है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप 2 पैसिव फंड जोड़िए, मिड कैप में निफ्टी 150 और लार्ज कैप में निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स। 2 सिंपल स्ट्रैटेजीज लाइए और आगे चल के आप गोल्ड को भी ऐड कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिया गया है। और अब अगले व्यूअर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं विनोद से। विनोद गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। विनोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मेरा अभी पोर्टफोलियो 10,82,000 का है, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और ईएलएस फंड है। तो मैडम उसमें मुझे ये पूछना था कि मुझे 15 साल में 2 करोड़ का मेरे को अचीव करना है, तो कौन से फंड सही रहेंगे मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से और कौन से मॉडिफिकेशन की जरूरत है? ओके जी, मैं एक बार आपका पोर्टफोलियो बता रही हूँ, प्लीज एक बार सुनिएगा। विनोद जी, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 5,000 आईसीआईसीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर, 3,000 मोटोरोला स्मॉल मिड कैप, 2,000 यूनियन ईएलएसएस टैक्स सेवर, एचडीएफसी मिड कैप 2,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, बंधन स्मॉल कैप 2,000, सिमिलर अमाउंट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप में। 11 करोड़ के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, मंथली सिप है 25,000 की और 20 ईयर्स में इनका 2 करोड़ का टारगेट है। बताइए सजेशन। जी, विनोद जी का जो इन्वेस्टमेंट है, दीपाली पहले उसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल से गिवन जो हमें एक अब 12 लाख की स्लैब लिमिट मिल गई है और ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वही बेनिफिशियल पड़ रहा है, मेरे ख्याल से अपने ईएलएसएस को ये स्टॉप कर सकते हैं, तो उससे इनका एक 7,000 का अमाउंट फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको सेक्टोरल फंड की जरूरत नहीं है, तो ये 5,000 भी वहां से फ्री अप कर सकते हैं। जो इनके पास कैटेगरीज हैं, उसमें इनने फ्लेक्सी कैप में भी 2 फंड दिए, स्मॉल कैप और मिड कैप, पर हम इनका जो ओवरलैप है आपस में, क्योंकि वो काफी लिमिटेड है, तो और थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, ये इस कॉम्बिनेशन के साथ चल सकते हैं। तो इन 6 स्कीम्स को आप कंटिन्यू करिए और इनमें थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लाइक कवर मैं बोलूंगी कि आप निफ्टी का 250 लार्ज मिड इंडेक्स फंड एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो आप 3 फंड्स को स्टॉप करेंगे, उसको होल्ड कर लीजिए और बाद में एग्जिट करिए, एंड एक निफ्टी 250 लार्ज मिड इंडेक्स फंड अभी आप ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद जो आपकी बाकी एसआईपीज है। जो आपका टारगेट है वो आपने बहुत अच्छा रियलिस्टिक टारगेट बनाया हुआ है कि 20 साल में 2 करोड़, आप आराम से अराउंड 2.3 करोड़ जमा कर लेंगे, प्लस जो आपका ऑलरेडी 10 लाख का करीबन निवेश है उससे भी आप अच्छी एक रकम जमा कर लेंगे, तो आप 3 करोड़ से ऊपर की रकम ओवरऑल जमा कर पाएंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में। बट एट द सेम टाइम विनोद जी,
अगर आज आप हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेके चलें कि आज के हमें 2 करोड़ चाहिए, तो हमें उसको 6% से एडजस्ट करना है। तो टेक्निकली आपका जो टारगेट है वो 6.5 करोड़ का होना चाहिए। तो मेरी गुज़ारिश होगी कि आप थोड़ा-सा, ताकि आपकी जो परचेज़िंग पावर है, उस पैसे की जो वैल्यू है वो बनी रहे, आप थोड़ा-सा इसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़रूर अलोंग द वे इंक्रीज़ करके चलिएगा, ताकि आप 2 करोड़ से अधिक बना पाएँ और आपको एक्चुअली परचेज़िंग पावर करीबन 2 करोड़ की तब मिल पाए 20 साल बाद। एंड इतना मेरे ख्याल से आप करेंगे तो आप अपना ऑफ कोर्स लक्ष्य तो पूरा कर ही रहे हैं, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड लक्ष्य भी पूरा कर पाएँगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फंड्स आपको बताए गए हैं, किन फंड से आपको निकलना है, कहां पर आप निवेश कर सकते हैं। निफ्टी 250 लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स एक फंड आपको सजेस्ट किया गया है। बात करते हैं अब मनोज से। मनोज कुमार हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा रिव्यू के लिए और स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेरा है HDFC लार्ज एंड मिड कैप मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या किसी के पीयर्स फंड से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं उनसे चेंज करना चाहिए? ओके, आपके गोल क्या है? कोई गोल आपने डिफाइन किया है? मैडम वैसे लिखा है मैंने, स्पेसिफिक तो ही लिखा है, बच्चों की एजुकेशन मेरी आगे यही है, बाकी गवर्नमेंट टाइम होराइजन या फिर कुछ अमाउंट आपने सोचा है कि कितना आपको चाहिए होगा? टाइम होराइजन मैडम 15 ईयर्स है, बाकी इसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, और ये SIPs आपने अभी शुरू की हैं? नो मैडम, 1.5 ईयर हो गया है। तो कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू है अभी आपका? मैडम बीच में मैंने लमसम भी लगाया तो 9 लाख है और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख गेन है उस पे। ओके, ठीक है। तो पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ प्रॉब्लम। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मिड कैप, ICICI मल्टी कैप, इन चारों में 6-6 हज़ार रुपये महीना, 5,000 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा में 3,000 रुपये महीना। HDFC लार्ज एंड मिड कैप को लेकर स्पेशली जानना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस पीयर्स के मुकाबले कमजोर है, क्या करना चाहिए, बदलना सही रहेगा या इसी में होल्ड करें। 15 ईयर्स का होराइजन है। पोर्टफोलियो की वैल्यू उन्होंने बताई, एग्जिस्टिंग SIP अमाउंट है 32,000। बताइए जी। पहले थोड़ा सा मैं गोल्स पे बताना चाहूंगी मनोज जी को। मनोज जी, जैसे आपने बोला है कि आपका 15 इयर्स के बाद का लक्ष्य है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन लक्ष्य को डिफाइन करें और उनके लिए आज के टाइम पे सोचें कि आपको कितना पैसा लगेगा। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। मान लीजिए आपके बच्चे ने 15 साल बाद कॉलेज जाना है और आज आपको लगता है वो ऐसे किसी कॉलेज में जाएगा या जाएगी जहाँ पे खर्चा करीबन 25 लाख है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अधिक है, हम 10% लेके चलते हैं। तो ये जो 25 लाख की आज रिक्वायरमेंट है कॉलेज एजुकेशन के लिए, ये 15 साल बाद 1 करोड़ बन जाएगी। और 15 साल में इस रकम को जुटाने के लिए आपको 20,000 रुपए की SIP सिर्फ इस लक्ष्य के लिए करनी होगी। सो आइडियली आपको अपने गोल जरूर डिफाइन करने चाहिए। आपकी रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, अपनी बच्चों की एजुकेशन को, रिटायरमेंट को आपको प्राइमरी रख के चलिए। मैरिज पे आई थिंक एक्सपेंसेस को कट डाउन किया जा सकता है एंड उसके हिसाब से देखिए कि आपको निवेश कितना करना चाहिए। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अभी सिर्फ 1 साल प्लस हुआ है, आपने मई 24 में लगाना शुरू किया है पैसा। इतनी जल्दी कई बार इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव रिटर्न्स भी देती हैं। आप काफी लकी हैं कि आपका एक्चुअली पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। सो आई विल से कि आपने थोड़ा जल्दी आप इनको स्क्रूटनी में ला रहे हैं अपने फंड्स को। आपके सारे फंड्स ठीक है, इंक्लूडिंग HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर हम बेसिक, सॉटिनो, जेंसन, अल्फा, शार्प रेशो, इन सब रेशोज के हिसाब से भी देखें तो वो अपने पीयर ग्रुप में अच्छा परफॉर्मर है। तो मैं बोलूंगी आपको HDFC से लार्ज एंड मिड से निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, बट क्योंकि सारे ठीक हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस रकम से नेक्स्ट 15 इयर्स में अगर हम 12% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ चलें तो एक आप 1.5 करोड़ का कॉर्पस जुटा पाएंगे। 10% का स्टेप अप कर लेंगे तो सेम आप 2.6 करोड़ तक जुटा पाएंगे। तो मनोज जी, मेरी गुजारिश होगी कि नंबर 1 कि आप फंड्स को बहुत जल्दी मतलब आप चेज मत करिएगा प्लीज। रिटर्न्स 12% आप लेके चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मान के चलिए कभी 2 से 3 साल भी आपकी SIPs आपका पेशेंस टेस्ट कर सकती हैं और शायद बहुत अच्छे अधिक रिटर्न्स ना दे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह मनोज जी आपके लिए। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए जो आपको प्रॉब्ली ने सजेस्ट की गई है। 1.5 करोड़ की राशि आप एक्सपेक्ट करके चलें। अगर एग्जिस्टिंग 32,000 की SIP मानकर चलें, लमसम जो आपने जोड़ा हुआ है उससे वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़े से बदलाव
HDFC लार्ज मिड कैप को लेकर स्पेशली सलाह आपको दी गई है कि आप इस फंड में अपना जो निवेश है उसको कंटिन्यू कीजिए, ये जरूरी रहेगा। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और व्यूअर्स से, लेंगे उनके सवाल भी, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। ऋग्वेद अगले व्यूअर हमारे साथ पंजाब से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। ऋग्वेद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं ऋग्वेद विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो बताइए क्या सवाल है आपका? मैं टाटा डिजिटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5000 SIP कर रहा हूँ जी। SBI स्मॉल कैप फंड ग्रोथ में 5000, SBI इलेसेस टैक्स सेवर फंड में 3000, SBI और इसके अलावा SBI मेगनम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में 3000 मैम। ओके, तो टोटल तो आपका 16,000 की टोटल SIP। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है और क्या टारगेट है आपका? मेरा मैम 1.5 करोड़ का टारगेट है अभी, 12 साल का, 3 लाख पोर्टफोलियो में है। ओके, तो 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, 16,000 के SIP है। फंड्स के नाम प्रबली ने उन्होंने बताया ऑलरेडी, बताइए सजेशन। ऋग्वेद जी, आपके बहुत सारे फंड्स SBI म्यूचुअल फंड से ही हैं, 3 फंड्स तो आपके SBI के ही हैं, तो बहुत सारा जो है वो वहां पे कंसंट्रेशन है पोर्टफोलियो का इन टर्म्स ऑफ जो आपकी AMC है, और जो आपका चौथा फंड है वो भी एक सेक्टोरल फंड है। तो आपके फंड का कोई ज्यादा कोर बना नहीं हुआ है, तो मेरी राय होगी कि अभी हम इसको थोड़ा चेंज करें। आप इन सारे फंड्स में से सिर्फ एक को कंटिन्यू करिए, जो कि है आपका SBI स्मॉल कैप। उसके बाद आप बाकी सब फंड्स में अपनी SIP को स्टॉप करिए, और आप एक ऐड करिए सिंपल लार्ज कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इक्वल वेट, एक सिंपल मिड कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 150 मिड कैप फंड, और एक मल्टी कैप फंड कोटक का ले लीजिए, निपॉन का ले लीजिए, या कोई भी अच्छे फंड हाउस का HDFC का ले लीजिए। और इससे आपका पोर्टफोलियो बनेगा 2 एक्टिव फंड्स और 2 पैसिव फंड्स का, और उसके साथ आप अपना आगे एक तो पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करिए। दूसरा जो आपका टारगेट है 16,000 की SIP में हम सिर्फ 60 लाख तक जमा कर पाएंगे, तो हमें अपनी SIP को बढ़ाने की जरूरत है। तो या तो हम अपनी SIP को 30,000 तक लेके जाएं और फिर हर साल भी 10% से इंक्रीज करें। तो जो हमारा 1.5 करोड़ का 12 साल में टारगेट है वो थोड़ा स्टिफ पड़ रहा है, तो आपको अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से आप किसी की सलाह लेके एक बेसिक, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है, एक कोर बनाते हुए अपनी निवेश में आइए। आपका अभी आपको ना टैक्स सेवर की जरूरत है, जो चाइल्ड फंड है वो भी कोई बहुत आपको अलग से वो नहीं दे रहा है, वो फ्लेक्सी कैप की तरह ही ऑपरेट करता है, और सेक्टोरल फंड तो आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए ये सजेशन आपको दिया गया है, आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। 60 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है तो डेफिनेटली SIP बढ़ाकर 45,000 की करनी होगी। एक साथ बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे भी आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो SBI स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी तीनों फंड से आपको निकलने की सलाह दी गई है, चाहे वो टाटा डिजिटल फंड हो, SBI इलेसेस टैक्स सेवर हो, या SBI मैग्नम चिल्ड्रन ही क्यों ना हो। आप जिन फंड्स में निवेश कर सकते हो उसमें आपको 4 फंड रखने हैं, 2 पैसिव रखिए, 2 एक्टिव रखिए। फंड्स के नाम आपको बताए गए हैं। अविनाश सूरत से अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। हेलो, नमस्ते, नमस्ते अविनाश जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरा भी SIP चल रहा है 37,000 का जी। तो अभी पोर्टफोलियो मेरा है 36 लाख का, और नेक्स्ट 16 साल के लिए मुझे 5 ईयर का टारगेट है। और मेरा SIP भी चल रहा है कि कैन रोबो फ्लेक्सी कैप 4,000 का है, HDFC मिड कैप 4,000 का है, इन्वेक्स इंडिया लार्ज और मिड कैप 5,000 का है, कोटक मल्टी कैप 4,000 का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000 का है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और HDFC चिल्ड्रन फंड है लॉक इन वाला, वो उसमें भी 4,000 का SIP है।
और एक SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है 4,000 का। ये सब SIP भी चल रही मेरी। टोटल SIP है 37,000 की। ओके, तो फंड्स तो आपने बता दिए अपने, अब आप जानना क्या चाहते हैं अविनाश जी? तो 15 से 16 साल के लिए मेरा 5 CR का टारगेट है, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या प्लान में कुछ चेंज करना पड़ेगा? और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 36 लाख रुपए। ओके, ठीक है। तो फंड्स तो इन्होंने बताए प्रबलीन 37,000 का टोटल SIP अमाउंट है जो एलोकेट कर रहे हैं हर महीने। 36 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 करोड़ का टारगेट है 15-16 ईयर्स। बताइए सजेशंस। जी दीपाली, अगर हम 12% के रिटर्न्स लेके चले इन द नेक्स्ट 16 इयर्स, अविनाश जी अराउंड 4.2 करोड़ तक आराम से बना लेंगे अपने लमसम और SIP के द्वारा। तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा और शॉर्टफॉल को एक 15,000 की SIP से ये पूरा कर लेंगे, वरना इसी में थोड़ा सा स्टेप अप कर लें आगे चल के, बिकॉज अभी टाइम है इनके पास और थोड़े भी अधिक रिटर्न्स आए तो इनका ये अपने टारगेट के लगभग पास पहुंच जाएंगे। बट एक इंक्रीमेंटल SIP की यहाँ रिक्वायरमेंट है। पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ है इस टाइम पे। मेरी इमीडिएट राय होगी कि आप अपना चिल्ड्रंस फंड जो है उसमें और SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज 2 में जो 8,000 की SIP जा रही है आप उसको स्टॉप करें। आप बाकी फंड्स को कंटिन्यूड रखें और उसके बाद कोई और फंड अभी मत ऐड करिए और आप अपना SIP उन्हीं में बढ़ा लीजिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको लगता है जब आप अपना SIP अमाउंट बढ़ाएंगे तो लंबे समय के लिए एक गोल्ड को डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं या गोल्ड एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन को ऐड कर सकते हैं। बट 2 SIPs को अभी आप रोक सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज एंड HDFC चिल्ड्रंस फंड। ओके, तो चलिए ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, एलोकेशन बनाना पड़ेगा अपने 5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। चलिए सवाल इतने शामिल करेंगे। शुक्रिया प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप अपनी स्क्रीन पर प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं अगर आप उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर प्रबलीन की तरफ से। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।